आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देख लिए होंगे पोर्टफोलियो पर ही। आज मैं जो स्टार्ट करने वाली हूँ पोर्टफोलियो एनालिसिस हम लोग फिनिश कर चुके हैं लास्ट 2 वीडियोस में। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे दिए हैं, आप लोग उन्हें जाकर देख सकते हैं। प्लस अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और क्या बोलते हैं बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की भी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ दैट इज हैरी मार्कोविट्ज मॉडल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए मैं ट्राई करूंगी कि आज की वीडियो में ये सारा का सारा मैं पूरा वीडियो सिर्फ इसी पर मैं लगाऊं मार्कोविट्ज मॉडल पे, ताकि आपको ये पूरा क्लियर हो जाए, इसमें कोई भी ऐसे डाउट के चांसेस ना रह जाएं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई होप आप लोगों को सारा समझ आ जाएगा, पर फिर भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। चलो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो इसमें क्या बोलते हैं टॉपिक जो लिया था हैरी मार्कोविट्ज मॉडल। अब मैं इसमें क्या बोलते हैं 2-3 चीजें आप लोगों को पहले बता देती हूँ कि हमने पहले डिस्कस कर रखा है पोर्टफोलियो एनालिसिस, ठीक है, कि उसका रिस्क कैसे निकालते हैं, रिटर्न कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हमने देख रखी है। मतलब एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी की भी हम लोग निकाल सकते हैं, बट हमें कौन सा पोर्टफोलियो चाहिए, कौन से पोर्टफोलियो में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, उस चीज को सेलेक्ट करने के लिए, उस पोर्टफोलियो को सेलेक्ट करने के लिए एक पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। आज हम उसी सिलेक्शन प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। हैरी मार्कोविट्ज मॉडल पहला क्या बोलते हैं जो पहला ऐसा मॉडल है जिसमें क्या बोलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस हमें बताया जाएगा। जो दूसरा हमारी बुक में है वो है कैपिटल मार्केट थ्योरी, ठीक है, उसे नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगी, इसे इस वाले में कवर करने की कोशिश करते हैं। इसमें ये लोग क्या बोलते हैं, हैरी मार्कोविट्ज मॉडल के कुछ एजम्पशंस हैं, ठीक है। ये बताता है कि हम सबसे ऑप्टिमम पोर्टफोलियो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें बताता है कि ऑप्टिमम पोर्टफोलियो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एजम्पशंस क्या थे? एजम्पशन इसका सबसे पहले है कि रिस्क एवर्स होता है। कोई भी इन्वेस्टर है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इन्वेस्टर आया, वो कह रहा है आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अ पोर्टफोलियो, ठीक है। तो जब वो कह रहा है मुझे इन्वेस्ट करना है तो वो ऐसी किसी में भी नहीं कर देगा। वो वहां पे देखेगा जिस पोर्टफोलियो से उसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा होगा प्लस कम रिस्क होगा वो उसी में करेगा, ठीक है। तो ये इसकी एक एजम्पशन है कि एक इन्वेस्टर जो है वो एक रैशनल इन्वेस्टर है। रैशनल इन्वेस्टर मतलब वो अपना फायदा देखना चाह रहा है, अपना नुकसान इतना ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। रिस्क बढ़ेगा तो नुकसान ही तो है, सीधी सी बात है ना। तो इस केस में क्या है, वो क्या सोच के चल रहा है, रिस्क एवर्स है, मतलब वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है, ठीक है। कम रिस्क हो ज्यादा रिटर्न हो, इसका पहले पॉइंट का मतलब यही था। सेकंड वाला है रिटर्न एंड रिस्क के ऊपर ही एनालिसिस के बेसिस पे ही ये सिलेक्शन करते हैं। इस केस में क्या है, ये लोग कहते हैं कि हम अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स निकाल सकते हैं। हर एक पोर्टफोलियो में जो सिक्योरिटीज हैं उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न, हर एक पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लोग निकाल सकते हैं। पोर्टफोलियो रिस्क हम निकाल सकते हैं। उसे पूरा एनालाइज करने के बाद हम रिस्क और रिटर्न के बेसिस पर ही उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। ये इसकी एजम्पशन है हैरी मार्कोविट्ज मॉडल की। नेक्स्ट है रैशनल इन्वेस्टर, जो मैंने अभी आप लोगों को बोला था। रैशनल इन्वेस्टर मतलब मैक्सिमम रिटर्न मिनिमम रिस्क, ठीक है। तो ये रैशनल लोग हैं, ऐसे नहीं है कि हमें तो भाई ज्यादा रिस्क चाहिए, ज्यादा रिस्क की वजह से ना ज्यादा रिटर्न मिलेगा, वो वाली थ्योरी नहीं होती है इन लोगों की। इन लोगों की होती है कम से कम आपका रिस्क हो और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हो। नेक्स्ट है डिफरेंट रिस्क डिफरेंट क्या बोलते हैं वो प्रेफरेंसेस आईसी, ठीक है। तो इस केस में क्या कहना चाह रहे हैं कि इन लोगों के डिफरेंट प्रेफरेंसेस होती है रिस्क के लिए। ये चीज तो हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं कि कुछ होते हैं जो रिस्क एवर्स होते हैं, कुछ होते हैं जो रिस्क ज्यादा लेने को भी थोड़ा बहुत तैयार है, ठीक है। एक बंदा फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, एक पर्सन को लग रहा है कि यहाँ पे मेरे को रिस्क कम है और रिटर्न ज्यादा मिल रहा है तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और दूसरा पर्सन वहीं पे बोल रहा है नहीं नहीं रिस्क इसमें थोड़ा सा कम है, रिटर्न भले ही ज्यादा मिल रहा है, ऐसा करता हूं मैं थोड़ा सा और रिस्क ले लूंगा ताकि थोड़ा सा मेरा रिटर्न और बढ़ जाए। समझ रहे हो, हर एक किसी की प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती है। किसी का भी जरूरी नहीं है कि एक की मतलब एक का क्या बोलते हैं पॉइंट यहाँ पर कोई भी ऑप्टिमम पोर्टफोलियो किसी को लग रहा हो वही ऑप्टिमम पोर्टफोलियो किसी और के लिए हो, ये जरूरी नहीं है। उनके प्रेफरेंसेस अलग होते हैं, बस
यहाँ तक सिर्फ इतना ही था, इसी वजह से उन लोगों के इंडिफरेंस कर्व्स अलग होते हैं। एजम्पशन सिर्फ इतनी सी थी, ये दिमाग में रखना कि रिस्क एवर्स वगैरह है, रिस्क एवर्स हैं वो, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं, पोर्टफोलियो रिस्क कैसे हैं, जितना भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था वैसे ही कैलकुलेशंस होती है पोर्टफोलियो रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न वगैरह की यहाँ पे, और बाकी रैशनल इन्वेस्टर है, ये ध्यान में रखना। उसी के आगे चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेक्शन स्टेप्स। तो भाई ठीक है, हमने तो सीख लिया कि एजम्पशंस क्या क्या हैं इसकी, पर अब फाइनली हम सेलेक्ट कैसे करेंगे पोर्टफोलियो, ये भी तो देखना है ना। तो यहाँ पे सेलेक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहला आ गया सेटिंग पोर्टफोलियो अपॉर्चुनिटी सेट। ये हमारा सबसे पहला स्टेप है, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं, पोर्टफोलियो का अपॉर्चुनिटी सेट बनाना है हमें। ठीक है, अपॉर्चुनिटी सेट क्या होता है, जिसमें हमारे इतने सारे पोर्टफोलियोज हमें मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेके चलते हैं, हमारी बहुत तरीके की सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटी 1, सिक्योरिटी 2, सिक्योरिटी 3। ठीक है, यहाँ पे भी मैं ले रही हूँ। तो अब इसे ध्यान से देखना कि तीन हमारे पास सिक्योरिटीज है, हर एक सिक्योरिटी का रिस्क अलग होगा, हर एक सिक्योरिटी से जो रिटर्न है वो अलग होगा। क्लियर है, हर एक सिक्योरिटी का रिस्क और रिटर्न अलग अलग होगा, सिमिलर भी हो सकता है किसी का, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा अलग ही हो, बट इसमें मैं लेके चल रही हूँ कि इन तीनों का अलग अलग है। तो अब मैं इस केस में क्या कर सकती हूँ, मैं इसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100% फंड्स है। ठीक है, अब उस 100% फंड्स में से मैं कितना कितना इसमें लगाना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ 40% मैं इसमें लगा लेती हूँ, ठीक है, 30% मैं इसमें लगा लेती हूँ, और 30% ही मैं इसमें लगा लेती हूँ। तो 30% मैंने इसमें इन्वेस्ट करा, 30% इसमें, 40% इसमें। अब मैं जरूरी है 30 लेके चलूं, मैं चेंज भी कर सकती हूँ इसे। तो ये होते क्या है हमारे, ये मैंने लास्ट वीडियो में क्या बोला था, ये हमारे वेट्स होते हैं। वेट्स मतलब द अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग, द प्रोपोर्शन यू आर इन्वेस्टिंग, क्या बोलता है, आपके जो टोटल फंड्स हैं उसमें से जितना प्रोपोर्शन आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे वेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखने वाली चीज है, अगर मैं अपने वेट्स को मतलब जितना प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट कर रही हूँ इन तीनों सिक्योरिटी में वो चेंज कर सकती हूँ, तो ऐसे तो मेरे बहुत सारे पोर्टफोलियोज आ जाएंगे। समझ रहे हो, बहुत सारे पोर्टफोलियोज आ जाएंगे, एन नंबर। ये तो 3 मैंने ली है, बट ऐसे 3 सिक्योरिटी तो नहीं होती है ना मार्केट में, मार्केट में तो बहुत सारी सिक्योरिटीज होती है, तो बहुत सारे मेरे पास पोर्टफोलियोज आ जाएंगे उस केस में। किस वजह से, जस्ट मैंने वेट्स इसके डिफरेंट कर दिए, रिटर्न को तो चेंज नहीं कर सकती हूँ ना मैं, पर उनके वेट्स को चेंज कर सकती हूँ, जिसकी वजह से पूरे पोर्टफोलियो रिटर्न पे इफेक्ट पड़ेगा, जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा उस पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके पोर्टफोलियो रिस्क पे इफेक्ट पड़ेगा। समझ रहे हो, तो इंडिविजुअल रिटर्न वगैरह को मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अगर मैं डिफरेंट वेट्स लेती हूँ तो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न पे फर्क पड़ेगा और मेरा पोर्टफोलियो रिस्क पे फर्क पड़ेगा। तो उसी की वजह से मतलब मेरे को क्या करना है, मेरे डिफरेंट पोर्टफोलियोज बन के तैयार हो गए। सपोज करो मेरा P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, P4 पोर्टफोलियो रेडी हो गया। अब मेरे इतने सारे पोर्टफोलियोज रेडी हो गए हैं, तो उन्हें मैं अब कैसे देखूं कि इनमें से भाई मैं कौन से लूंगी। समझने वाली बात है, इन सारे पोर्टफोलियोज का रिस्क एंड रिटर्न मैं निकालूंगी। ठीक है, इन सारे पोर्टफोलियोज को रिस्क एंड रिटर्न के बेसिस पे एनालाइज करूंगी, उसी के बेसिस पे मैं आगे अपना काम करूंगी। समझ रहे हो, तो मतलब अपॉर्चुनिटी सेट क्या है, अपॉर्चुनिटी सेट आपको ऐसे सारे पोर्टफोलियोज के मतलब सेट बताता है आपको, जिन्हें जो कि आपके फिजिबल है, ठीक है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने ये सिक्योरिटीज पहले से चूज करी थी कि इतना भाई रिस्क है, ठीक है चलेगा, इतना एक्सपेक्टेड, इसका इतना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, इसका भी रिस्क एंड रिटर्न मैंने देख लिया था, इसका भी ले लिया था। जब मैंने तीनों सिक्योरिटी चूज करी थी तभी तो मैंने पोर्टफोलियो बनाए थे ना इतने सारे, ये समझ रहे हो ना। तो इसी वजह से मैं पहले ही रेडी थी इनमें क्या बोलते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, बस वो डिपेंड कर रहा था इनका प्रोपोर्शन कैसा है। तो ये जितने भी पोर्टफोलियोज मेरे निकल के आएंगे सारे मेरे फिजिबल है, मतलब मैं सब में अगर सब में से कोई भी उठा रही हूँ मैं उसमें इन्वेस्ट करने लायक हूँ, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, पर मैं नहीं कर रही सब में, एक किसी ऐसे में करूंगी जो मेरे को सबसे बढ़िया एक ऑप्टिमम पोर्टफोलियो मिलेगा। ठीक है, तो वही हमें ढूंढना है। ये इतना क्लियर हो गया हो तो हम आगे इस पे चलते हैं, जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसी का।
अब हमारा क्या था यहाँ पे, मैंने ये बनाया हुआ अपॉर्चुनिटी पोर्टफोलियो सेट इन केस ऑफ इनसिक्योरिटीज। मैंने आपको बोला था हमें नहीं पता कि हमारे कितने पोर्टफोलियो बन रहे हैं, इनफिनाइट पोर्टफोलियोज बन सकते हैं और वो फिजिबल भी हो सकते हैं, सारे के सारे वो फिजिबल होंगे अगर आपने सिक्योरिटीज चूज करने के बाद पोर्टफोलियोज बनाए हैं। तो फिजिबल है, तो अगर मैं इसमें देखूं यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं जी स्लैश और ये क्या बोलते हैं जी हो गया, फिर बी हो गया, सी, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे यहाँ पे फिजिबल पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इसमें से मुझे क्या ढूंढना है, मुझे यहाँ पे ढूंढने हैं मेरे एफिशिएंट पॉइंट्स, मेरे को देखने एफिशिएंट पोर्टफोलियोज ढूंढने हैं। समझ गए, यहाँ पे मैंने ना 3 चीजें लिखी हुई हैं जो मेन वर्क हमारा थ्रू आउट द सिलेक्शन प्रोसेस होता है। वो होता है कि एक तो पहले फिजिबल पोर्टफोलियो ढूंढूंगी मैं, फिजिबल के बाद मुझे एफिशिएंट पोर्टफोलियो ढूंढने होते हैं, और तीसरा है मुझे लास्ट जो काम है वो है ऑप्टिमल पोर्टफोलियो ढूंढना है। ऑप्टिमल पोर्टफोलियो हमेशा एक ही होता है, ठीक है, जिसमें एक तरीके से तुम कह सकते हो जैसे एक बकेट है, बास्केट है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसे तुम पहले छानोगे तो फिर मतलब उस बास्केट में तुमने कोई चीज डाली, फॉर एग्जांपल आटा या कुछ भी डाला, उसे तुम छानोगे, पहले आटा जब था वो तो हमारा फिजिबल हो गया, उसे छाना, क्या बचा, एफिशिएंट बचा, एफिशिएंट के बाद भी हम उसे और करेंगे, ठीक है, जो ऑप्टिमल चीज बचेगी वो हम यहाँ पे लेंगे। समझ रहे हो, मतलब हमें इसे क्या बोलते हैं, छांटते जाना है, जो लास्ट में हमारा एक बचेगा ना वही हमारा ऑप्टिमल पोर्टफोलियो होगा। तो इसमें मेरा क्या है, यहाँ पे जी ए डी ये सारे मेरे फिजिबल पॉइंट्स थे, फिजिबल पोर्टफोलियोज थे। अब मैं देखती हूँ, सीधा सीधा यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ये क्या है, ये मेरा रिटर्न था, ये मेरा रिस्क है, ठीक है, रिस्क ऑफ क्या बोलते हैं पोर्टफोलियो रिस्क है, ये है मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, पोर्टफोलियो के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं। तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इस जी ए पॉइंट को देखूं, ए पॉइंट को अगर मैं देखती हूँ, ये बी पॉइंट से बेटर है या नहीं है, भाई बिल्कुल बेटर है, ये सीधी सी बात देखो, बी पॉइंट का ए पॉइंट से, ए पोर्टफोलियो से बी पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो ज्यादा है, और यहाँ पे इस ए पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो ज्यादा है, वो भी ज्यादा है, ठीक है, तो मतलब ए पोर्टफोलियो जो है उसका रिस्क और रिटर्न दोनों ही बढ़िया है बी से, अगर देखा जाए रिस्क कम है उसका, रिटर्न ज्यादा है, तो बी के अगेंस्ट में किसे प्रेफर करूंगी, ए को, ए मेरा एफिशिएंट है। एफिशिएंट कौन से पोर्टफोलियोज होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसे ध्यान रखना है, यही 2 पॉइंट्स लेते हुए मैं यहाँ पे सारा करूंगी। क्या क्या होते हैं एफिशिएंट पोर्टफोलियोज, जहां से हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले, मैक्सिमम रिटर्न एट सेम रिस्क, ठीक है, और दूसरा क्या है, मिनिमम रिस्क एट सेम रिटर्न। मतलब क्या है इसका, मतलब भी तो यहाँ पे जानना है ना। एक तो मैंने पहली चीज यहाँ पे बोली थी कि क्या बोलते हैं, मेरा अगर सेम रिस्क है, फॉर एग्जांपल 2 मेरे पोर्टफोलियोज है ए एंड बी, इसका मैं यहाँ पे रिस्क लेके चल रही हूँ और यहीं पे मैंने इसका रिटर्न ले लिया, रिस्क मैंने इसका बोला, इसका भाई 12% है, इसका भी 12% है, पर इससे 10% रिटर्न मिल रहा है, इससे 15% रिटर्न मिल रहा है, तो मुझे बताओ कौन सा लोगे तुम। सिंपल सी बात है भाई, मैं बी पे जाऊंगी, सेम रिस्क आ रहा है दोनों में, रिटर्न किसका ज्यादा है, बी का ज्यादा है, मैं बी ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बोलते उठाऊंगी, तो बी यहाँ पे मैंने चूज कर लिया ए की जगह। अब यहीं पे अगर मैं केस डिफरेंट कर दूं, मैं बोलूंगी ये 10% मिल रहा है और यहाँ पे मैं रिस्क कर दूं 13%, तो मुझे बताओ मैं बी क्यों लूंगी, मैं यहाँ पे ए लूंगी, रिटर्न मुझे सेम मिल रहा है, मैं रिस्क ज्यादा क्यों लूं, नहीं लूंगी, मैं यहाँ पे ए को चूज करूंगी, ए पोर्टफोलियो को चूज करूंगी। यहाँ पे बस इतनी सी ही चीज थी, एफिशिएंट पोर्टफोलियो हमारा क्या होता है, ठीक है, अगर सेम रिस्क है, मतलब बेसिकली हमारा यहाँ पे हम वही चीज लेके चल रहे हैं कि हमारा रिस्क कम होना चाहिए और रिटर्न ज्यादा होना चाहिए, यही चीज हमने यहाँ पे देखी, बी का रिस्क ए के कंपैरिजन में ज्यादा था और रिटर्न ए का ज्यादा था, तो यहाँ पे हमने ए को चूज करा। अब यहीं पे मैं बाकी को डी और सी को तुम देखो, सी को अगर मैं यहीं पे मार्क करूं सेम लेवल पे, जहां पे ये जितना रिटर्न डी को मिल रहा है ना उतना रिटर्न ही अगर मैं सी को दूं,
सेम रिटर्न दे रही हूं, पर मुझे ये बताओ डी का रिस्क और सी के रिस्क को अगर मैं कंपेयर करूं, सी का रिस्क यहाँ पे ज्यादा है, तो मैं क्यों लूं इसे? मैं नहीं लूंगी बिल्कुल भी। मैं किसे लूंगी? मैं डी को चूज करूंगी। क्लियर है? ऐसे ही अगर डी के नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर मैं उससे कंपेयर करके देखूं डी को, तो डी से मुझे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है और कंपेरेटिवली इतना रिस्क भी नहीं है डी का, तो सबसे बेस्ट तो मेरा यहाँ पे डी आ रहा है। ठीक है, तो मेरे कौन से पॉइंट्स होते जा रहे हैं? ए हो गया, डी हो गया, तो ये मेरा क्या बनेगा? और यहीं पे ये क्या बोलते हैं, ये वाला जी आप देखो, जी आप देखो, जी और एफ को कंपेयर करके देख लो। जी और एफ को अगर मैं कंपेयर करके देखूं ना, तो यहाँ पे एफ से मुझे कम रिटर्न मिल रहा है, ज्यादा रिस्क है, इसका कंपेरेटिवली कम रिस्क है और रिटर्न ज्यादा है। ठीक है, तो मेरा जी भी एफिशिएंट हो गया। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जितने भी मेरे आ रहे हैं पोर्टफोलियोज, जो मेरे पहले क्या थे, फिजिबल पोर्टफोलियोज थे, पर इस कर्व पे जितने भी मेरे आ रहे हैं वो सारे के सारे मेरे एफिशिएंट पोर्टफोलियोज माने जाएंगे। फिजिबल तो सारे थे मेरे ये, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सब में करने लायक हूं, पर इनमें से एफिशिएंट कौन सा है? एफिशिएंट मेरे इस कर्व पे जो होंगे, ये कर्व कौन सा है? एफिशिएंट फ्रंटियर। ठीक है, एफिशिएंट फ्रंटियर कर्व हम इसे बोलते हैं, जिसपे हमारे सारे एफिशिएंट पोर्टफोलियोज हमें मिल जाएंगे। फिर उसमें से हमारे एफिशिएंट पोर्टफोलियोज जो है, उनमें से हमें क्या ढूंढना है? हमारा ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे एक चीज समझ आ रही है कि हमारे जो फिजिबल पोर्टफोलियोज थे, अगर मैं ये चीज बोलूं कि मेरे सारे फिजिबल पोर्टफोलियोज जो हैं वो सारे एफिशिएंट पोर्टफोलियोज है, मैं सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ? भाई सीधा सीधा है, गलत बोल रही हूँ। और अगर मैं बोलूं एफिशिएंट पोर्टफोलियोज जो है मेरे, वही सारे एफिशिएंट पोर्टफोलियो सारे फिजिबल भी है, सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ? अब इस केस में बिल्कुल सही बोल रही हूँ, फिजिबल में से ही तो मैंने लिया है, फिजिबल में से ही मैंने एफिशिएंट उठाया है, एफिशिएंट में से फिजिबल नहीं लिए है। तो ये वाली लाइन अच्छे से याद रखना कि जितने भी एफिशिएंट पोर्टफोलियोज होते हैं वो सब फिजिबल होते हैं, पर सारे फिजिबल एफिशिएंट नहीं होते हैं। ये चीज हमने यहाँ पे देख ली कि ये सारे फिजिबल थे, पर एफिशिएंट कौन से है? जो सिर्फ एफिशिएंट फ्रंटियर पे है। इतना क्लियर हो गया हो तो हम अपने नेक्स्ट क्या बोलते हैं स्टेप पे चलते हैं। डिटरमाइनिंग एफिशिएंट सेट ऑफ पोर्टफोलियो अभी डिस्कस करा मैंने, एफिशिएंट पोर्टफोलियोज हम देख चुके हैं। अगला क्या था? कंस्ट्रक्टिंग आईसी ऑफ इन्वेस्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व्स बनाएंगे इन्वेस्टर्स के, कि उनका इंडिफरेंस कर्व कौन सा बन रहा है, उसमें से फिर वो कौन सा चूज करेंगे। ठीक है, वो सारा अभी डिस्कस। हाँ, तो मैंने क्या बोला था कि हम अपना ये वाला स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि अब मुझे क्या करना है, फिजिबल में देख चुकी हूँ, एफिशिएंट में देख चुकी हूँ, अब मुझे ऑप्टिमल की तरफ जाना था। पर मुझे एक बात बताओ कि सिर्फ मैंने रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे मैं ले सकती हूँ डिसीजन कि मेरा कौन सा क्या बोलते हैं ऑप्टिमल होगा? नहीं ले सकती हूँ। एक चीज ध्यान से देखो कि एक ही मतलब मैंने बोला है कि इसका रिस्क इतना है, रिटर्न इतना है, पर हर किसी पर्सन को जो उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न से यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड होगी, वो सबकी डिफरेंट होगी। क्यों होगी? मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, हर कोई क्या बोलते हैं, हर किसी की रिस्क टेकिंग पावर डिफरेंट होती है। कोई कितना रिस्क लेने को तैयार है, कोई कितना लेने को तैयार है, हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन अगर मैं लेके चलूं तो हर किसी की सेटिस्फैक्शन लेवल डिफरेंट होगा। तो वही चीज अब हम देखेंगे कि सेटिस्फैक्शन का क्या रोल आ रहा है अब इसमें। जैसे मैंने यहाँ पे आईसी बनाए हैं, क्या बोलता है, आईसी कब लिया है, ये I1 I2 और I3। ठीक है, ये एक ही पर्सन का मैंने लिया है, एक ही पर्सन के लिए मेरे 3 आईसीज बने हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, हमने क्या बोलते हैं 11th-12th क्लास में एक चीज पढ़ी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि आईसी पर जो भी पॉइंट लाई करते हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन किसी भी पर्सन को देते हैं। तो यहाँ पे समझ आ रहा होगा, बी और सी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। वहीं पे हमने बोला था हायर आईसी गिव्स द हायर सेटिस्फैक्शन, तो यहाँ पे डी पॉइंट I3 मतलब ये हायर है, तो बी से ज्यादा सेटिस्फैक्शन किस पे मिलेगा? डी पे मिलेगा। ठीक है, डी पे क्यों मिलेगा यार? सीधी सी बात देखो, तुम्हारा रिटर्न जो है वो ज्यादा है, बाकी सबसे कंपैरिजन में देख लो, रिटर्न ज्यादा है, रिस्क कम है।
आई बात समझ में? तो इसीलिए हमारा डी यहाँ पे, क्योंकि ये हाईएस्ट आईसी पर है और अभी हमने वैसे लॉजिकल रीजन भी इसका देख लिया, तो हमें डी पे क्या बोलते हैं I3 पे हमारा ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। कौन से पॉइंट पे? डी पर। तो डी हमारा क्या है? डी पोर्टफोलियो है, हमारा पोर्टफोलियो डी है। और ये हम सी और बी हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे, यूटिलिटी सेम प्रोवाइड करेंगे। ए के मुकाबले बी और सी ज्यादा देंगे। क्यों? क्योंकि दे आर ऑन द हायर आईसी। बस इसमें सिर्फ इतनी सी चीज थी कि हमारा हायर आईसी पे हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होती है। बट अब मैंने जैसे कि बोला कि कुछ लोग होते हैं जो मोर रिस्क एवर्स होते हैं, मतलब जिन्हें तो ये है कि जितना ज्यादा कम मेरा रिस्क हो सकता है उतना ज्यादा कम हो और रिटर्न बहुत ज्यादा हो हमारा, ठीक है, वो हो गए मोर रिस्क एवर्स लोग। ठीक है, मैंने यहाँ पे चीज लिखी हुई है कि ये हमारे कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे मोर रिस्क वाले, ठीक है। और दूसरा है लेस रिस्क एवर्स। लेस रिस्क एवर्स मतलब ठीक है कि हमारा रिस्क कम होना चाहिए पर थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि रिटर्न भी तो बढ़ेगा, ये सोच के चलने वाले लोग लेस रिस्क एवर्स लोग होते हैं। तो अब इनका ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कहाँ पे हमें मिलेगा? ऑप्टिमल पोर्टफोलियो हमारी दो कंडीशंस दी हुई हैं, ये दोनों हमारी फुलफिल होनी चाहिए ऑप्टिमल पोर्टफोलियो के लिए। अगर ये दोनों हमारी फुलफिल हो जाती है तो हमारा ऑप्टिमल पोर्टफोलियो हमें मिल जाएगा किसी एक इन्वेस्टर के लिए। अबे एक ही चीज तो हम देखेंगे ना, एक इन्वेस्टर के बारे में बात करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि हमने एक ही साथ बहुत सारे इन्वेस्टर्स का ले लिया, नहीं। और एक चीज और याद रखना, किसी भी इन्वेस्टर के जो हमने आईसी बनाया है वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो पैरेलल ही रहेंगे, ठीक है। हर एक कोई पोर्टफोलियो रिस्क और रिटर्न के हिसाब से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऐसे ही नहीं दे सकता है, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो और उसके बाद हमारी जो दो कंडीशंस थी वो ध्यान से देखो। हमारी पहली कंडीशन है पोर्टफोलियो इज एफिशिएंट, दैट मींस इट मस्ट लाई ऑन द एफिशिएंट फ्रंटियर। ये अभी क्या बात हो रही है? ये तो हमारा आईसी कर्व्स है ना, सॉरी इंडिफरेंस कर्व्स है ना हमारी ये तो। पर हमने क्या बोला है? पहला पॉइंट है कि हमारा पोर्टफोलियो एफिशिएंट होना चाहिए। एफिशिएंट होना चाहिए मतलब एफिशिएंट फ्रंटियर पे होना चाहिए। दूसरा क्या था? यूटिलिटी ऑफ इन्वेस्टर मैक्सिमाइज, इट शुड बी ऑन हायर आईसी, मतलब उसका यूटिलिटी मैक्सिमाइज होना चाहिए, हायर आईसी पर होना चाहिए वो पोर्टफोलियो। अब हमने एक चीज देखी, पिछले हमने अभी इससे पहले जो डायग्राम देखा था वहां पे मैंने देख लिया एफिशिएंट कौन से थे, जो उस कर्व पे आ रहे थे, और अब यहाँ पे हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मुझे इस पे मिल रहा है। पर अब मुझे फाइनल मेरा ऑप्टिमल पॉइंट चाहिए, तो फाइनल ऑप्टिमल पॉइंट अगर मैं यहाँ पे अपना वही एफिशिएंट फ्रंटियर ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, एफिशिएंट फ्रंटियर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, तो यहाँ पे देखने वाली चीज है कि ये जो मेरा यहाँ से जैसे ये जा रहा है, बी पॉइंट अगर देखा जाए, बी पॉइंट पे कट कर रहा है ये, ठीक है, इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, किससे इंटरसेक्ट, किससे हो रहा है, मतलब इंटरसेक्ट बोल सकते हो, टांजेंट जा रहा है किसके साथ? I2 के साथ, मतलब कौन सा? आईसी कर्व जो हमारा था I2 उसके साथ जा रहा था हमारा ये। तो दैट मीन्स यहाँ पे जहां पे ये कट कर रहा है वो हमारा ऑप्टिमल पॉइंट होगा। कैसे? ये हाईएस्ट है, अगर मैं ये पॉइंट लू, ये पॉइंट लो, P1 ले लो, इसे P2 ले लो, और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो तुम P3। अगर मैं इसके साथ कंपेयर करके देखूं, कंपेयर करने से भी अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ, P1 बिल्कुल नहीं हो सकता। P1 और P2 को अगर मैं देखूं तो ये हायर क्या बोलते हैं आईसी वाला जो हमारा सेकंड पॉइंट था उसे कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है। उस केस में फिर से हमें बी आ जाएगा, यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन किससे ज्यादा मिल रही है? बी से। अब अगर मैं P3 देखूं, P3 के केस में अगर मैं देख रही हूँ भाई ये जो सेकंड पॉइंट था वो तो मेरा पूरा फुलफिल हो रहा है, सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है कि हायर आईसी पर है, पर जो पहली कंडीशन है कि पोर्टफोलियो इज एफिशिएंट, क्या वो हो रहा है? यहाँ पे फ्रंटियर आ रहा है, फ्रंटियर के ऊपर वो पॉइंट है, वो पोर्टफोलियो एफिशिएंट है? नहीं है। तो उसे मैं कैसे बोल सकती हूँ कि वो ऑप्टिमम है? ऑप्टिमम कौन सा होगा? जो एफिशिएंट भी होगा और हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन हमें देगा। तो ये मेरा हो गया है ऑप्टिमल पॉइंट, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ऑप्टिमल पॉइंट। बस इसमें इतना ही याद रखना है कि हमारा ऑप्टिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा? जहां पे ये दोनों कट करेंगे। इसके बाद हमारा जो इसमें था, ये था कि मोर रिस्क एवर्स, जो कि लोअर रीजन मैंने बोला था, और दूसरा था लेस रिस्क एवर्स अपर रीजन, ठीक है। तो ये वाला मैं जल्दी से बता देती हूँ कि ये इसमें कैसे आया है।
अब इस वाले क्या बोलते हैं, इसमें डायग्राम में देखो जो मैंने बनाया है, उसमें मैंने क्या बोला था, मोर रिस्क एवर्स वाले का लोअर रीजन में हमें ऑप्टिमल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, लोअर रीजन मतलब ये यहाँ पे देखो, ये ऑप्टिमल पॉइंट। अगर जो हमारा एफिशिएंट फ्रंटियर होता है ना, एफिशिएंट फ्रंटियर के क्या बोलते हैं, लोअर पार्ट में जो हमारा लोअर पार्ट होता है, वहां पे जाके हमें मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी आईसी हमारे बने हैं, ये क्या बोलते हैं, IC1, IC2, IC3, ये जो भी हमारे बने हैं, ये मोर रिस्क एवर्स वालों के बने हैं। मोर रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स जो हैं, ये उनका आईसी है। ये वाले किसके हैं? जो क्या बोलते हैं, लेस रिस्क एवर्स हैं। ठीक है, लेस रिस्क एवर्स वालों के ऊपर अपर रीजन में आईसी जो हमारा बना है, वो हमारा कट कहाँ पे करेगा? अपर पार्ट जो है हमारा एफिशिएंट फ्रंटियर का, उस पे क्या बोलते हैं, कट करेगा। इसीलिए अपर रीजन में हमें मिलता है ऑप्टिमल पॉइंट किसके लिए? लेस रिस्क एवर्स वालों के लिए। और नीचे हमें लोअर रीजन में किसके लिए पॉइंट मिलता है? मोर रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहाँ पे इन दोनों के हमने देख लिए हैं ऑप्टिमल पॉइंट्स। और इसका क्या बोलते हैं, अगर मैं लिमिटेशन बोलूं, लिमिटेशन इसकी यही है कि क्या बोलते हैं, हम कितने पोर्टफोलियोज कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हमारे पोर्टफोलियोज इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, जितने, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे 2-3 आ गए, 2-3 हमने सिक्योरिटीज ले ली, तो इतना ज्यादा कैलकुलेशन हो जाती है इस केस में। तो इसी वजह से ये सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन है मार्कोविज मॉडल की। प्लस दूसरी चीज इसमें ये है कि हर एक इन्वेस्टर का हम ये लेके चल रहे हैं कि हर एक इन्वेस्टर की प्रेफरेंसेस रिस्क के लिए अलग होती हैं। ठीक है, प्रेफरेंसेस अगर उसके लिए अलग होती हैं, तो यहाँ पे ये भी देखने वाली चीज है, हमारे पास ऐसे ही मतलब हर एक के लिए एक अलग अलग ऑप्टिमल हमारे पोर्टफोलियोज आ जाएंगे। मतलब ऐसे हमारे बहुत सारे पोर्टफोलियोज आएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारा हम सिर्फ लेके चल रहे हैं कि रिस्क एवर्स होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि रिस्क एवर्स ही हो। और भी क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, तो उस केस में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है। तो इसी वजह से ये सिर्फ इसकी लिमिटेशंस है और कुछ नहीं है। बाकी आई थिंक ये सारा क्लियर हो गया होगा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस ये 3 पॉइंट्स को हमेशा दिमाग में रखना, फिजिबल, एफिशिएंट और ऑप्टिमल। यही हम पूरा काम करते आ रहे हैं मार्कोविज मॉडल में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो क्या बोलते हैं, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट थ्योरी मतलब मैं लेकर आऊंगी और जल्दी ही उसे पोस्ट भी कर दूंगी।